गुरुदेव, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। वत्स। इसी तरह जल में परिवहन की व्यवस्था में भी सुधार हुआ था। पहले डोंगी और चमड़े की नाव का उपयोग प्रचलित हुआ। मिस्र में पैपिरस की बेड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र के प्रागैतिहासिक मिट्टी के बर्तनों पर उसकी तस्वीर मिलती है। उसके बाद पाल वाली लकड़ी से बनी नाव का आविर्भाव हुआ। ईसा पूर्व 3000 शताब्दी में भूमध्य सागर में और संभवतः अरब सागर में पाल वाले जहाज चलते थे, इसका प्रमाण मिलता है। कृषि की समस्या के समाधान के लिए ही इंसान ने सबसे पहले पंचांग का आविष्कार किया। यह समस्या विशेष रूप से मिस्र की थी। वहां हर साल दक्षिण में अबिसीनिया क्षेत्र के पहाड़ों पर जो बारिश होती थी, वही उत्तर में आकर मिस्र क्षेत्र में नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ पैदा करती थी। इस बाढ़ के बाद कृषि कार्य शुरू होता था, लेकिन कृषि कार्य चलाने के लिए पहले से तैयारी जरूरी थी। इसलिए यह जानना जरूरी था कि बाढ़ ठीक कब आएगी। इसी समस्या के समाधान की कोशिश में प्राचीन मिस्रवासी पंचांग बना बैठे। देखने पर पता चला कि जब नील नदी में बाढ़ आती है, तब पूर्वी आकाश में सूर्योदय के ठीक पहले जो तारा दिखाई देता है, वह लुब्धक सिरियस नक्षत्र होता है। कुछ साल हिसाब करके देखा गया कि यह लुब्धक नक्षत्र आकाश में आखिरी तारे के रूप में 365 दिन बाद दिखाई देता है। इसलिए 365 दिन का एक साल होता है। यह तथ्य खोजा गया। कोई कहता है कि यह पंचांग 4236 ईसा पूर्व में खोजा गया था। कोई कहता है 2776 ईसा पूर्व में। इन सभी नए आविष्कारों और उद्भावनाओं के कारण एक ऐसा नया वातावरण बन गया कि एक और नई क्रांति आ गई। इतने दिनों तक प्रत्येक समूह या परिवार आत्मकेंद्रित और स्वावलंबी था। अब वह संभव न रहा। इतने प्रकार की नई जीविकाएं उत्पन्न हो गईं कि एक ही व्यक्ति सब कुछ सीख नहीं सकता था। जो खेती करता था वह खेती में ही लगा रहा। जो पशुपालन करता था वह पशुपालन में ही जुट गया। कई प्रकार के कारीगर वर्ग आ गए। कोई नाव बनाता, कोई रथ बनाता, कोई वस्त्र बुनता, कोई औजार बनाता, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता। इस प्रकार श्रम के विभाजन से विभिन्न जीविकाएं बन गईं। इसलिए समाज की पुरानी आर्थिक व्यवस्था कायम न रह सकी। जीविका के अनुसार पेशे अलग अलग प्रकार के हो गए। परिणाम स्वरूप जनसंख्या बढ़ गई। एक नया शासक समाज सामने आया। वे संख्या में कम होने के बावजूद सत्ता उनके हाथों में केंद्रित थी। वे किसानों से कर वसूलने लगे। शहरों का उदय हुआ। देश में कई नगर स्थापित किए गए। मिस्र में राज्य का शासन राजा की देखरेख में चलता था। सुमेर में राज्य शासन का दायित्व पुरोहित वर्ग पर आ गया। वे देवताओं के प्रतिनिधि अभिभावक के रूप में राज्य का शासन चलाते थे और कर वसूलते थे। अब केवल आम गृहस्थों के लिए छोटे घर ही नहीं बनते थे। राजपुरुषों, शासकों के लिए महलों का निर्माण होने लगा। सुमेर में देवताओं के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। वे जिस कृत्रिम पहाड़ी पर स्थित थे, उसे जिगुरात कहा जाता था। इस प्रकार समाज का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। इसे ही दूसरी क्रांति कहा जाता है। इस प्रकार ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी के अंत से तीसरी सहस्राब्दी के आरंभ में नगर आधारित संस्कृति के विकसित होने से मानव संस्कृति का रूप एकदम बदल गया। ये परिवर्तन मिस्र, सुमेर और सिंधु घाटी में लगभग एक ही समय पर हुआ था। छोटे छोटे किसानों के खेत अब समाज व्यवस्था के मुख्य घटक नहीं रहे। समाज व्यवस्था ने काफी जटिल रूप धारण कर लिया। सबसे ऊपर राज्य आ गया। उसकी देखरेख में कई वर्ग रहे। उनमें से कुछ प्राथमिक उत्पादक थे, कुछ नहीं। समाज में वर्ग भेद आ गया। प्रथम वर्ग में स्थान पाया राज परिवार के लोग, पुरोहित, लिपिक और राजपुरुष। उसके बाद स्थान पाया विभिन्न वर्गों के कारीगर, पेशेवर सैनिक और श्रमिक। सबसे निचले स्तर पर आर्थिक व्यवस्था के आधार के रूप में रहे कृषक। इन सभी क्षेत्रों की मिट्टी खोदकर पुरातत्वविदों को केवल कृषि के औजार और घर में उत्पादित सामान्य उपयोगी वस्तुएं ही नहीं मिली। इसके बदले मिले फर्नीचर, हथियार, उन्नत प्रकार के मृदभांड, आभूषण और अनेक विलास की वस्तुएं। सामान्य गृहस्थों के घरों के अवशेषों के बजाय पुरातत्वविदों को मिले स्मृति मंदिर,
देव मंदिर, प्रासाद और कारखानों के अवशेष। ये संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। मिस्र, सुमेर और सिंधु घाटी में लगभग एक ही प्रकार की ये नई नगरीय संस्कृति विकसित हुई थी। इन देशों के बीच व्यापारिक लेन देन होता था। यद्यपि विभिन्न देशों में उत्पादित वस्तुओं में स्थान के अनुसार कुछ भिन्नता थी, परंतु वह मौलिक नहीं थी। मोटे तौर पर एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था, अर्थात वे सभी एक ही तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। तीनों देशों में संस्कृति काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी, किंतु वर्तमान प्रसंग में मिस्र और सुमेरियाई संस्कृति का विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु घाटी की संस्कृति से हमारा थोड़ा परिचित होना अधिक प्रासंगिक हो जाता है। दुर्भाग्यवश मिस्र और सुमेरियाई संस्कृति के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, सिंधु घाटी की संस्कृति के बारे में उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम जानते हैं कि ईसा पूर्व 2500 के आसपास ये नगरीय संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक विस्तृत भूभाग में फैली हुई थी। ये पंजाब से लेकर सिंधु नदी के मुहाने तक और पश्चिम में पहाड़ियों की तलहटी तक विस्तृत थी। हालांकि ये ज्ञात नहीं है कि क्या ये पूरा क्षेत्र किसी एक ही शासक वर्ग के अधीन था। मुख्य बाधा यह है कि अन्य सभ्यताओं की तरह यहां लिखित रूप में बहुत अधिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। पुरातात्विक खोजों में कुछ लेखन अवश्य मिला है, लेकिन अभी तक उसका पाठ डिकोडिंग पढ़ा नहीं जा सका है। यदि इसका अर्थ समझ पाना संभव होता तो इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता, किंतु हम अभी भी इससे वंचित है। इसके बावजूद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुरातात्विक पुरावशेषों से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय नगरीय संस्कृति विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली है, वे एक उन्नत नगरीय संस्कृति का परिचय देती हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर पंजाब में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के सबसे प्रमुख केंद्र ये दो नगर थे और इनके अलावा सैकड़ों अन्य पुरास्थल भी खोजे गए हैं। उनकी संस्कृति के स्तर की ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए वहां मिले पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसका एक संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। दोनों शहर चतुर्भुज आकार में निर्मित थे। बीच में एक दुर्ग जैसी अट्टालिका, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित थी। उसके ऊपरी भाग में कुछ विशेष गृह थे। लगता है कि उनका उपयोग अनुष्ठानिक या प्रशासनिक कार्य के लिए होता था। उसके चारों ओर सुनियोजित सड़कें थीं। उन सड़कों के दोनों ओर पंक्तिबद्ध घर थे। उनके बाहर निचले नगर में श्रमिक वर्ग और कारीगरों के रहने के मकान थे। वे विभिन्न शिल्पों में काम करते थे। इस संस्कृति के बारे में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। हड़प्पा संस्कृति के जो पुरातात्विक तथ्य मिलते हैं, उनसे तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह एक ऐसा राज्य था जिस पर चरम सत्ता से संपन्न राजा का शासन था। उनका चुनाव पुरोहित वर्ग से होता था। वे दो केंद्रों से शासन कार्य चलाते थे और एक बड़ी नौगम्य नदी मुख्य संपर्क सूत्र का काम करती थी। इन दोनों नगरों और कुछ हद तक छोटे नगरों के निवासियों के भरण पोषण के लिए और उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए निश्चित रूप से एक सुव्यवस्थित खाद्यान्न उत्पादन प्रणाली विकसित हुई थी। प्रमाण मिलते हैं कि गेहूं और जौ उगाए जाते थे। मटर और सरसों के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। वे कपास भी उगाते थे। इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिले हैं। पालतू पशुओं में कूबड़ वाला सांड प्रमुख था। इसके अलावा भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर को भी पालतू पशुओं के रूप में पाला जाता था। इसके प्रमाण मिलते हैं कि कुत्ते भी पाले जाते थे। हड़प्पा में मिली हड्डियों से यह सिद्ध होता है कि उस समय दो प्रकार के कुत्ते पाले जाते थे। एक वर्तमान में पाए जाने वाले देशी नस्ल के कुत्ते और दूसरे आकार में बड़े मस्टिफ नस्ल के कुत्ते। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊंट को भी पाला जाता था। गधे और घोड़े भी पाले जाते थे। यहां तक कि हाथी को भी पाले जाने के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो नगर की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। इसका विस्तार 1 वर्ग मील के क्षेत्र में था। यह स्वीकार करना होगा कि प्रागैतिहासिक युग के हिसाब से यह एक बड़ा शहर था। यहां ईंटों से बना 40 फीट लंबा, 24 फीट चौड़ा
और 8 फीट गहरा एक जलाशय मिला है। संभवतः इसका उपयोग स्नान के लिए किया जाता था। एक और बहुत बड़ी इमारत मिली है जो 230 फीट लंबी और 78 फीट चौड़ी है। इसके बीच में एक प्रांगण आंगन है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यह संभवतः एक शिक्षण संस्थान था। परिवहन के लिए बैलगाड़ी का उपयोग होता था। उसके मिट्टी से बने नमूने हड़प्पा संस्कृति के विस्तृत क्षेत्र में सर्वत्र पाए जाते हैं। नदियों में नावों द्वारा परिवहन होता था, हालांकि उसके प्रमाण मात्र 2 ही मिले हैं, एक मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए भाग पर और दूसरा एक मुद्रा/मुहर पर। एक्का गाड़ी जैसी एक प्रकार की गाड़ी भी तब प्रयोग में थी। संभवतः उसे बैल खींचते थे। इसके 2 नमूने मिले हैं, एक हड़प्पा में, दूसरा चन्हुदड़ों में। दुर्भाग्यवश जो पशु जोता गया था वह नष्ट हो गया है। मोहनजोदड़ो में इस उद्देश्य से प्रयुक्त कांसे के 2 बैल मिले हैं। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार की एक्का गाड़ी बैल खींचते थे।